लोग मुझे कोई फ़ख्र जंग मोहसिन जंग के नाम से पुकार रहे होते हैं और सच्ची बात यह है कि मुझे शर्म आ रही होती है क्योंकि मैं वो नहीं हूँ। और अगर अल्लाह ताला ने मेरे लिए वो मकाम रखा है कि और वो मुझे इशारा दिया जा रहा है तो फिर मुझे इसके लिए बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। मुझे मुल्क से बाहर रहना पड़ा बहुत छोटी उम्र में। मैं 17-18 साल की उम्र में अकेला मुल्क से बाहर चला गया, 7-8 साल बाहर रहा और हॉस्टल्स में रहना, कई दफ़ा पैसों की कमी होना दूसरे मुल्क में होते हुए जहाँ आपका कोई जानने वाला नहीं, कभी चोट लग जाए या बीमार हो जाए तो अकेले अस्पताल पहुँच जाना, कोई पूछने वाला ना होना, और साथ अपनी तालीम पर तवज्जो रखना। अपने उसके बाद जब मैंने हाउस जॉब की उसमें यही होता था 24-24 घंटे 72 घंटे तक हॉस्पिटल्स में रहना। और पायनियर वर्ल्ड न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान ज़ीशान रबानी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं पायनियर वर्ल्ड। मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो किसी तारफ के मोहताज नहीं। मेरे साथ मौजूद हैं मोहसिन जंग डॉक्टर काशिफ सुल्तान साहब। खानवादे हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह से इनका ताल्लुक है। इनके चंद लोग जो हैं वो सियासत में हैं, लेकिन ये न्यूरो सर्जन हैं यहाँ पर जनाह अस्पताल लाहौर में। इनसे बात करते हैं इनकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में और जंग के हवाले से कि जंग में जो इनकी डेवलपमेंट जारी हैं उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। ये बताइएगा कि खानवादा हज़रत सुल्तान बाहू से आपका ताल्लुक है, कुछ सियासतदान बन गए, कुछ दरबार पे बैठ गए, आप डॉक्टरी में कैसे आए? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। बहुत शुक्रिया ज़ीशान, आपका सवाल थोड़ा सा वैलिड भी है, लेकिन मेरा ख़्याल है कि जो उरफ़ा या औलिया की औलाद हैं उनका भी पढ़ने का पूरा हक़ है और उनको भी तालीम का मेरा ख़्याल है ज़्यादा हक़ है, क्योंकि वो लोग होते हैं जिनको लोग फॉलो करते हैं। तो इसलिए मैंने शुरू से अपना ये टारगेट रखा हुआ था कि मैंने अपनी तालीम पर पूरी तवज्जो देनी है और सोसाइटी में अपनी तालीम की बुनियाद पर अल्लाह के हुक्म से और अल्लाह की मदद से एक अच्छा मकाम बनाना है, ताकि जो हमारे खानवादे के फॉलोअर्स हैं, जो इस राह तसव्वुफ़ के फॉलोअर्स हैं, वो जब मैं उनसे बात करूं तो मैं उनको प्रॉपर गाइड कर सकूं और उन्हें भी देख के पता चले कि उरफ़ा या औलिया की औलाद होने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप खानकाहों में बैठें, आपको खानकाहों से निकल के भी काम करने की ज़रूरत होती है। डॉक्टर साहब, एक तो लक़ब आपको मिला कि आप खानवादे हज़रत सुल्तान बाहू से लगते हैं, एक आपको लक़ब मिला फ़ख्र जंग का। ये फ़ख्र जंग का लक़ब कहाँ से मिला है? मुझे नहीं पता, ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे नहीं पता, और मेरा ख़्याल है कि मैं शायद ये डिज़र्व भी नहीं करता। और फ़ख्र जंग होना बहुत बड़ा ऑनर है और लोग मुझे कोई फ़ख्र जंग मोहसिन जंग के नाम से पुकार रहे होते हैं और सच्ची बात यह है कि मुझे शर्म आ रही होती है क्योंकि मैं वो नहीं हूँ। और अगर अल्लाह ताला ने मेरे लिए वो मकाम रखा है कि और वो मुझे इशारा दिया जा रहा है तो फिर मुझे इसके लिए बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। जंग एक पासपादा इलाका है और अब भी कहा जाता है कि ये पासपादा ही रहेगा आने वाले दिनों तक। वहाँ से आप उठे और एक न्यूरो सर्जन बन गए, यहाँ तक का सफ़र कैसा रहा? ऑनेस्टली ज़ीशान, काफ़ी डिफ़िकल्ट सफ़र था, मुश्किल सफ़र था, और उसमें सबसे बड़ा रोल मेरी वालदा और मेरे वालिद मोहतरम का है। मेरे वालिद साहब, जैसा कि आप सब जानते हैं, पूरा जहान जानता है कि वो माशाल्लाह PhD हज़रत सुल्तान बाहू पर उनकी है और बहुत बड़े स्कॉलर हैं, इंटरनेशनल लेवल का उनका कैलिबर है तसव्वुफ़, इरफान और लिटरेचर में, और मल्टीपल कॉलेजेस के प्रिंसिपल रहे, वो चेयरमैन टेक्स्ट बुक बोर्ड रहे बलोचिस्तान के। तो वो शुरू से उनकी तवज्जो हम अपने बच्चों पे यही थी कि आप लोगों ने तालीम से दूर नहीं होना। उनका तवज्जो रही मैट्रिक तक, FSC तक, और जब अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद पूरी होश में आया, समझ में आया, वहाँ से एक ज़्यादा कठिन, तब तक का सफ़र तो शायद मेरे वालिदैन के लिए कठिन था कि मुझे मेंटली प्रिपेयर करें, मेरी तालीम पर तवज्जो दें। FSC के बाद जो मेरा सफ़र शुरू हुआ वो बहुत मुश्किल था। मेरा ख्याल है वो शायद ये प्रोग्राम उसके लिए काफ़ी नहीं होगा। मुझे मुल्क से बाहर रहना पड़ा बहुत छोटी उम्र में। मैं 17-18 साल की उम्र में अकेला मुल्क से बाहर चला गया, 7-8 साल बाहर रहा और हॉस्टल्स में रहना, कई दफ़ा पैसों की कमी होना दूसरे मुल्क में होते हुए जहाँ आपका कोई जानने वाला नहीं, कभी चोट लग जाए या बीमार हो जाए तो अकेले अस्पताल पहुँच जाना, कोई पूछने वाला ना होना, और साथ अपनी तालीम पर तवज्जो रखना। अपने उसके बाद जब मैंने हाउस जॉब की उसमें यही होता था 24-24 घंटे
72 घंटे तक हॉस्पिटल्स में रहना और वापस जब आना तो आगे आपको कोई सर्व करने वाला भी ना हो घर में, तो वो एक डिफ़िकल्ट सफ़र था। फिर वहाँ से वापस आके जब मैंने अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में अपनी न्यूरो सर्जरी की पोस्ट ग्रेजुएशन की लाहौर में, वो ख़ुद एक बड़ा तवील सफ़र था 5 साल का। उसमें न्यूरो सर्जरी की ट्रेनिंग दुनिया की सख्त तरीन ट्रेनिंग्स में से एक है, मेडिसिन का सबसे मुश्किल शोबा है। इसमें भी यही होता था कि मुझे पता नहीं होता था कि इस वीक में मैं कितने घंटे सोया हूँ। मैं दिन की बात नहीं कर रहा, मैं वीक की कर रहा हूँ। कई दफ़ा 3-3 दिन हम जाग रहे होते थे, सीट पे बैठे हुए आधा घंटा सो लिया, फिर उठ के भागे, एक नया ऑपरेशन तैयार। तो वो एक 5 साल का एक और कठिन सफ़र था। उसके बाद की फिर मेरी बाहर की ट्रेनिंग्स, उसके लिए उसके अखराजात, उस ट्रेनिंग के लिए जाना, वहाँ रहना। अल्हम्दुलिल्लाह एक 15 से 18 साल का FSE के बाद एक सफ़र था जो अल्लाह ने बखैर व आफियत तय करवाया, और अब आके मुझे समझ आ रही है कि मुझे ये सफ़र क्यों तय करवाया गया। शायद ये सफ़र जंग के लिए तय हुआ। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि जब भी जंग में कोई मोजी मर्ज का मरीज सामने आता है तो मौसर जंग डॉक्टर काशिफ सुल्तान को पुकारा जाता है, ये जज्बा खिदमत का कहाँ से पैदा हुआ? देखें, जो मेरे ख्याल से खिदमत का जज्बा तो मुझे मेरे दादा हज़रत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के से विरसे में मिला है, और हमें सिर्फ समझने की ये ज़रूरत होती है। उनकी बहुत बड़ी विरासत है, उनकी विरासत में इरफान है, तसव्वुफ़ है, उनकी विरासत में इश्क है, मोहब्बत है, उनकी विरासत में हमदर्दी है, उनकी विरासत में अकरबा परवरी नहीं बल्कि अपनों को दूसरों के बराबर रख के तोलना है। जबकि आजकल अगर आप देखें तो हम अकरबा परवरी की तरफ जाते हैं। लेकिन मैंने जब जंग में अपना काम शुरू किया, ज़ीशान डायलॉग की बात नहीं है, जो लोग मुझे जानते हैं शायद उन्हें मेरी बात पे हंसी ना आए, लेकिन जो नहीं जानते शायद वो इस बात पे हंस पड़ें। मेरा पहला हदफ ये था कि मैंने ये जितना जंग है, ये पूरा जंग मेरी फैमिली है, और मैं उसी, जब आप किसी को अपनी फैमिली समझने लगते हैं तो फिर मेरा ख्याल है ये बात ख़त्म हो जाती है कि ये जज्बा कहाँ से आया। ये पूरा जंग मेरी फैमिली है। सर ये बताइएगा कि जंग के सियासतदान ऐसा नहीं कर पाए जो आप करने जा रहे हैं। एक ट्रामा सेंटर का आपने इफ्तिताह भी कर दिया है और उसकी तामीर और तरक्की का काम भी शुरू होने जा रहा है। ये ख्वाहिश थी या फिर अचानक से ही सोच पैदा हुई? ये एक ऐसी ख्वाहिश थी जिसका जिक्र मैंने आज तक किसी ना चैनल पे किया है, ना किसी अखबार नवीस को दिया है, ना किसी सहाफ़ी ने मुझसे सवाल किया। आप पहले आदमी हैं। आपके तवस्सुत से मैं इसका बता दूं कि ये सन 1998 में प्लान बना था। शायद मेरी बात सुन के हर कोई हैरान होगा, यानी ये 24 साल पहले ये प्लान बना था। और 24 साल पहले जब ये प्लान बना था तो उस वक्त फिर मेरी उम्र क्या थी? मेरी उम्र ज़ाहिर है 17-18 साल थी। तो उस वक्त ये प्लान इस तरह बना कि जब मैं मुल्क से बाहर पढ़ने गया तो मैं गया तेहरान यूनिवर्सिटी। जब मैंने ईरान में लैंड किया तो मैं अभी मेडिकल स्टूडेंट नहीं बना था, मेरी अभी रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुई थी। जैसे मैं एयरपोर्ट से निकला तो निकलते ही वहाँ पे एक हॉस्पिटल पे मेरी नज़र पड़ी। यानी ईरान में पहली जिस बिल्डिंग पे मेरी नज़र पड़ी वो एक अस्पताल था, और उसका नाम था खातम अल अंबिया हॉस्पिटल। जैसे मैंने देखा, मैंने उसी वक्त अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह मुझे इस काबिल करना कि मैं अपने जंग में खातम अल अंबिया नाम से अस्पताल बनाऊं। और ये उस दिन से ये सोच आई थी। इसलिए आप देखें कि जब हमने इस हॉस्पिटल को प्लान कर लिया तो उसके बाद हमने एक लम्हे के लिए भी ना नाम के लिए कोई मुशावरत की, ना नाम के लिए सोचा। वो क्लियर हो गया कि इसका नाम खातम अल अंबिया ही होना है। ये प्लान शुरू से था। लेकिन जब मैं यहाँ आया, मैंने जंग की मिजरी देखी, जंग की मुश्किल हालात देखे, तो उसके बाद मैं इस काम में मैंने अपने आप को मज़ीद तेज़ कर लिया कि नहीं, यहाँ पर शायद पहले दिन मुझे ये इशारा इसीलिए हुआ था कि तुम जहाँ से हो वहाँ इस चीज़ की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, चंद माह पहले आकिब नामी एक लड़का जो है वो कैंसर का मरीज सामने आया, उसका तल्लक भी जंग से था, और जब उसकी डेथ हुई तो आपने ये वादा किया था कि इंशाअल्लाह मैं आकिब नाम का एक हस्पताल में जो है एक OPD या मतलब कोई भी वहाँ पर रैक बनाऊँगा। वो आप करने जा रहे हैं या नहीं? जी, आकिब को जो मसला था वो उसको ब्लड रिलेटेड कैंसर था, और मेरा आकिब से ये वादा था, और इंशाअल्लाह ताला जो हमारे इस हॉस्पिटल का जो ब्लड बैंक का यूनिट होगा, और वो बहुत बड़ा यूनिट होगा, वो रिसर्च यूनिट होगा। उस ब्लड बैंक यूनिट का नाम आकिब के नाम से होगा। डॉक्टर साहब, आपकी फैमिली में बहुत सारे लोग हैं जो सियासत में हैं, आपके भाई भी सियासत में हैं, कभी दिल में आया कि हम भी सियासत करें? जी हाँ, बिल्कुल। सियासत जो है, मेरा ख्याल है कि सियासत मेरे खून में है।
اور جو چیز آپ کے خون میں ہو وہ کوئی نکال نہیں سکتا. اب سوال یہ ہے کہ کون سی سیاست. میں اس حلقے کی سیاست کی بات نہیں کر رہا. میرا خیال ہے کہ سیاست کے جو پاکستان میں کنسیپٹ ہے نا, وہ کنسیپٹ ریوائز ہونے کی ضرورت ہے. ہم جس چیز کو سیاست کہتے ہیں وہ ہے الیکشن لڑنا, ہارنا اور جیتنا, اپنے دھڑے بندیاں کرنا, اس کو سیاست کہا جاتا ہے. میری نظر میں سیاست کی ڈیفینیشن بالکل ڈیفرنٹ ہے. سیاست کی ڈیفینیشن جو میری نظر میں ہے وہ یہ ہے کہ آپ خلق کی خدمت کریں, ایسی سیاست کریں جس سے لوگوں کا بھلا ہو, لوگوں کے لیے آسانیاں آپ پیدا کریں. میں وہ کروں گا اور وہ کرتا رہوں گا. اسے سیاست کا نام دیا جا رہا ہے اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ دیا جا رہا ہے. میں یہ کروں گا انشاءاللہ, اور یہی سیاست ہے میری. جہاں تک الیکشن لڑنے کا تعلق ہے, میں الیکشن نہ میں نے ابھی تک سوچا ہے, نہ میرا ایسا کوئی پلان ہے. البتہ اگر ایک وقت آیا کہ جھنگ کی عوام نے خود جا کے میرے نومینیشن پیپرز جمع کرا دیے, جھنگ کی عوام نے, تو پھر مجھے مجبوراً لڑنا پڑے گا. اور میرا خیال ہے میرے سارے سیاستدان میرے لیے بہت قابل احترام ہیں. کچھ میرے عزیز ہیں, کچھ میرے بہت اچھے دوست ہیں. میرا کسی سیاسی دھڑے سے آپ کو پتہ ہے کوئی تعلق نہیں رہا. بڑا اہم سوال ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جنگ وہ جو ہے نا جاگیردارانہ سسٹم میں رہا ہے. کیا وہ جاگیردارانہ سسٹم ختم ہو چکا ہے یا آج بھی ہے؟ جاگیردارانہ سسٹم جنگ سے بالکل ختم نہیں ہوا, اور انفارچونیٹلی جنگ میرے پنجاب کا واحد ضلع ہے جہاں پر ابھی تک سندھ انٹیریئر اور بلوچستان والا جاگیردارانہ نظام ہے. آل دو میں اس میں کریڈٹ دوں گا عمران خان صاحب کو. عمران خان صاحب نے جو سیاست کی ہے پچھلے 10-12 سالوں میں اس ملک میں, تو اس کے ظاہر ایز اے ہول پورے ملک پہ اثرات ہوئے ہیں, تو وہ اثرات جنگ تک بھی آئے ہیں. عمران خان صاحب کی سیاست کی وجہ سے جنگ میں جاگیرداری کو تھوڑا بہت ہلکا سا ڈیمیج ضرور ہوا ہے, جو ہم نے ضمنی الیکشن میں دیکھا. یس یو کین سے دیٹ. لیکن اس میں آپ یہ دیکھیں کہ پھر بھی ہارنے والے تو جاگیردار تھے, لیکن جیتنے والے بھی جاگیردار تھے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ تھوڑا سا ڈیمیج ہوا ہے, کچھ زیادہ نہیں ہوا. ہاں, جس دن جنگ سے ذیشان المانی پی ٹی آئی کی ٹکٹ پہ بھاری اکثریت سے جیتے گا, اس دن میں کہوں گا کہ عمران خان صاحب کا ویژن جیتا ہے. لیکن تب تک بھی کچھ نہ کچھ اگر جنگ میں جاگیردارانہ نظام پہ تھوڑا ڈیمیج ہوا بھی ہے, تو وہ بھی عمران خان کی نیشنل پالیٹکس کی وجہ سے ہوا ہے. وہ جنگ کے انٹیریئر سیاستدانوں کی وجہ سے بالکل نہیں ہوا. جاگیرداری نظام ہے, آپ کے پولیٹیشین سارے جاگیردار ہیں یا صنعت کار ہیں, تو عوام ہماری ابھی تک اسی سسٹم پہ چل رہی ہے. اٹس ویری انفارچونیٹ, اٹ شوڈ بی چینجڈ. ٹراما سینٹر کی بنیاد تو آپ نے رکھ دی ہے, اس کے بعد بھی کوئی خوشخبری دینے جا رہے ہیں؟ ذیشان, ٹراما سینٹر پہلے تو دعا کریں کہ اللہ کرے اپنے ٹائم پہ بن جائے. 4 سے 5 سال لگنے ہیں اس پہ, اور اس پہ تقریباً لگ بھگ 1 ارب روپے کے اخراجات بھی آنے ہیں. اب وہ کہاں سے آنے ہیں, کیسے ہونا ہے, مجھے امید ہے جس ہستی کے نام پہ ہے وہی اس کے مالک ہیں. میں تو ایک سرونٹ ہوں ان کا, میں ان کا سرکار دو عالم کا نوکر. اگر وہ مجھے قبول کر لیں تو میں نے نوکری کرنی ہے, کرنے والی وہی ہستی ہیں. ٹراما سینٹر کا جو پروجیکٹ ہے نا, یہ کوئی چھوٹا پروجیکٹ نہیں ہے. نیکسٹ کنونشن میں ہمارا ٹاپک یہی ہونا ہے کہ ٹراما سینٹر میں ہم نے پرووائڈ کیا کیا کرنا ہے. یہ ٹراما سینٹر اس جیسے ہاسپٹل لاہور میں بھی پرائیویٹ اگر دیکھیں تو 2 یا 3 سے زیادہ نہیں ہے. تو اس کے بعد جب یہ کمپلیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ, تو اس وقت فوری اس کو میں بورڈ آف مینجمنٹ کے حوالے کر کے میرا فوری اگلا جو سٹیپ ہے وہ ایجوکیشن ہے. کیونکہ میں نے شاید آپ کو یاد ہو, آپ سے بھی شاید 3-4 سال پہلے بات ہوئی تھی, میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ جنگ میں 2 پرابلمز ہیں, ایک ہیلتھ, ایک ایجوکیشن. ہیلتھ پرائرٹی ہے, زندہ رہیں گے تو پڑھیں گے, اور ایک بار اس پہ لیے ہم کر لیں. نیکسٹ سٹیپ میرا ایجوکیشن ہے, اور انشاءاللہ وہ بھی سن لیں. ایک ایسا اسکول بناؤں گا, میں یونیورسٹیاں نہیں بناؤں گا, میں کالجز نہیں بناؤں گا. یونیورسٹی کالج کے لیے بچے باہر جا سکتے ہیں, لاہور بھی آ سکتے ہیں, کہیں بھی. میں انشاءاللہ ایک ایسا اسکول بناؤں گا جس کا کمپٹیشن HSN کالج لاہور سے ہوگا. انشاءاللہ میں جنگ کو ایسا اسکول دے جاؤں گا. ٹراما سینٹر کے فوری بعد اس پہ کام شروع کریں. تھینک یو سر, بہت شکریہ. ڈاکٹر کاشف سلطان صاحب کی گفتگو سنی. ان کا کہنا ہے کہ ٹراما سینٹر کی بنیاد تو ہم نے رکھ دی ہے, اور انشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ صحت کے بعد ہم تعلیمی سرگرمیوں پر ایسا کام کریں گے کہ پورا جنگ دیکھے گا. اپنے میزبان سے چینل پانی کو پائنیئر پر سے اجازت دیجیے. اللہ کے بعد